नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, एक हिंदू का, 2 दूसरे न्यूज़पेपर से। सबसे पहले हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की आवश्यकता से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, 2-3 आर्टिकल का कंपाइलेशन है, एनर्जी पॉवर्टी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की आवश्यकता से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 2019 में स्टार्ट हुई कोविड-19 की महामारी पिछले 100 सालों में इतनी भयंकर महामारी नहीं देखने को मिली। इस महामारी की वजह से 18 मिलियन लोगों की जान चली गई। इतने लोगों की जान तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी इवेंट में नहीं गई। और चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन विभिन्न देशों की खराब हो गई, महामारी में लॉकडाउन वगैरह लगे थे, इसकी वजह से 120 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार हो गए। देखो, वैसे तो हमने देखा इस महामारी में किस प्रकार से विभिन्न देशों का इंक्लूडिंग इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। लेकिन देखो, बावजूद बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इनइक्विटी भी देखने को मिली इस महामारी में। क्या मतलब है इस टर्म का? ग्रोस हेल्थ इनइक्विटी। इसका मतलब देखो ये है, जो अमीर देश है ना, वहाँ पर तो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलाज काफ़ी ठीक रहा। लेकिन जो गरीब देश है ना, जैसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को वैक्सीन्स नहीं अवेलेबल हो पाई, कोविड-19 से इलाज ढंग से नहीं हो पाया, टेस्टिंग किट्स भी नहीं अवेलेबल थी। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मार्च 2022 तक लो इनकम कंट्रीज में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक वैक्सीन का डोज लगा है। हाई इनकम कंट्रीज की बात करें तो ये आंकड़ा है 60.18%। हालांकि देखो, मैं तो इसमें भी हैरान हूं कि अभी तक हाई इनकम कंट्रीज में सबको वैक्सीन नहीं लगी है। वैसे देखो, टारगेट ये रखा गया था कि मिड 2022 तक, यानी जून खत्म होते होते वर्ल्ड की टोटल 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टारगेट से वर्ल्ड अभी काफ़ी पीछे है। महामारी की वजह से क्या हुआ? देखो, जो हाई इनकम कंट्रीज है ना, जैसे यूरोप के देश, USA, कनाडा, ये तो महामारी की वजह से जो सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हुए, जैसे कुछ लोग गरीब हो गए, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई, उससे ये देश निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज है ना, वो तो महामारी के कंसिक्वेंसेस से कभी निपट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। महामारी में हमने देखा किस प्रकार से वो कंपनीज जिन्होंने वैक्सीन बेची, जैसे फाइजर, मोडर्ना, इनके मालिक लोग ना बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। दूसरी तरफ, जैसा शुरुआत में डिस्कस किया, 120 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। महामारी से निपटने में किस प्रकार से मेजर कंट्रीज ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, आप एग्जाम्पल देखिए। जब वर्ल्ड लीडर्स ने यह डिसाइड किया ना, कोरोना वायरस वैक्सीन और ट्रीटमेंट के लिए हम सब मिलके $8.07 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उस मीटिंग में ना USA ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं भेजा। इसके अलावा देखो, जब वैक्सीन डेवलप हो गई तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थे ना, WTO में गए और बोला कि भैया प्लीज़, ये जो वैक्सीन डेवलप हुई है ना, इसके लिए पेटेंट वेवर कर दीजिए। लेकिन ये डेवलप कंट्रीज एकजुट हो गए, नहीं पेटेंट नहीं वेवर करना, ऐसे तो मोटिवेशन नहीं रहेगा कंपनीज को नए नए ड्रग्स डेवलप करने में। बहुत समय बाद, यानी जून में, इसी साल जून में, 2 महीने पहले WTO ने वैक्सीन के लिए वेवर देने की बात कही, वो भी सिर्फ वैक्सीन के लिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डायग्नोस्टिक किट होती हैं, उनके लिए वेवर अभी भी देने की बात नहीं कही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना, आगे भी चूंकि देखो महामारी आ सकती है, ऑलरेडी जो मंकी पॉक्स है उसकी महामारी देखने को मिल रही है, और WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दिया है। 80 देशों में 32,000 केसेस सामने आए हैं मंकी पॉक्स के। तो महामारी तो देखो आगे भी सामने आ सकती है। तो महामारी से निपटने के लिए ना एक कोई ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी का होना जरूरी है, क्योंकि इस महामारी के दौरान तो ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई, कोलैप्स हो गई। विभिन्न देशों ने मिलकर काम नहीं किया इस महामारी के दौरान। अगर किया होता तो शायद इफेक्टिव ढंग से महामारी से निपटा जा सकता था। हालांकि देखो, इंडिया का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। इंडिया
ने जब वैक्सीन को डेवलप किया ना, तुरंत दूसरे देशों को भी भेजना स्टार्ट किया, वो बात अलग है। सेकेंड वेव के दौरान एकदम से सरकार पे डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ गया था, तो दूसरे देशों को उस समय वैक्सीन देना इंडिया ने बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही इंडिया में सिचुएशन ठीक हुई, इंडिया ने फिर से दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई चालू कर दी। टोटल जितनी वर्ल्ड में वैक्सीन डेवलप हो रही है ना कोरोना वायरस की, 60% तो इंडिया में ही डेवलप हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस एक साल में जितनी वैक्सीन प्रोक्योर करता है ना, 60 से 80% तो अकेले इंडिया से ही करता है। देखो कितनी प्राउड की चीज है ये। इंडिया ने काफी अच्छे से कोशिश की अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी और वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत वो देश जैसे लो इनकम कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, उनको वैक्सीन मुहैया करवाई जाए। 2021 तक देखो इंडिया ने ऑलमोस्ट 600 लाख डोजेज वैक्सीन की 72 से ज्यादा देशों को सप्लाई की। इसमें से देखो ऑलमोस्ट 82 लाख जो डोजेज हैं वो तो गिफ्ट के तौर पे दूसरे देशों को दी, और ऑलमोस्ट 340 लाख डोजेज दी पैसे लेकर दूसरे देशों को, और 174 लाख डोजेज इंडिया ने कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन अलायंस को दी, ताकि वो अलायंस गरीब देशों को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर सके। देखो वैसे तो इस महामारी के दौरान काफी सारे इनिशिएटिव्स देखने को मिले, जैसे वैक्सीन अलायंस बना, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है इस प्रकार की महामारी फ्यूचर में भी आती है ना, तो एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी का होना जरूरी है, और उस ट्रीटी में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी शामिल किया जाए, जैसे महामारी से संबंधित डेटा शेयर हो जल्द से जल्द, जो इमर्जिंग वायरसेस हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जल्द से जल्द की जाए और उसका डेटा दूसरे देशों के साथ शेयर किया जाए। इस ट्रीटी में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए, जैसे कि देखो चाइना पर आरोप लगता है, चाइना ने विभिन्न देशों को कोविड-19 के बारे में ना जल्दी से सूचित नहीं किया, काफी डिले कर दिया। प्रॉपरली फंडेड रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब महामारी आ भी जाती है तो पैसा कहाँ से आएगा महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि गरीब देशों के पास तो उतना पैसा होता नहीं है ना, तो फंड दिया जाएगा विभिन्न देशों के द्वारा, इसका भी पहले से मैकेनिज्म ड्रा होना चाहिए। ये महामारी विभिन्न देशों को राजी करे एक कॉमन सेट ऑफ टर्म्स पर, ताकि महामारी अगर आती है तो ये देश मिल के महामारी से निपट सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की आवश्यकता से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेताजी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इंडिया गेट के पास में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू का इनाग्रेशन किया गया कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आर्टिकल में नेताजी को याद करते हुए कहा जाता है, अगर देखो नेताजी के कमांड में इंडियन नेशनल आर्मी अगर जीत जाती ना, तो फिर आज़ादी ब्रिटिशर्स हमें ट्रांसफर ऑफ पावर से नहीं देते, आज़ादी हमने छीनी होती। जब देखो इंडियन नेशनल आर्मी मोबिलाइज हो रही थी ना सुभाष चंद्र बोस की गाइडेंस में, तो इस इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हमारे यहाँ पर लोगों को बहुत कम पता था इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन को ब्लैकआउट कर दिया था। आईएनए से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को पता ही नहीं लग पा रही थी। ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल आर्मी को जैपनीज इंस्पायर्ड फोर्सेस करार दिया था, और नेताजी को उस समय ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार से पोर्ट्रे किया था, वो तो एक डिसेंटिंग रेडिकल मैवरिक है। मैवरिक मतलब ऐसा पर्सन जो ऑर्थोडॉक्स हो, जो किसी की सुनता नहीं है, अपने हिसाब से चलता है। डिसेंटिंग मतलब जो नाराज है, जो पर्सनल एम्बिशंस के हिसाब से चल रहा है। तो इस प्रकार की चीजें पोर्ट्रे की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन देखो जब आईएनए ट्रायल्स देश में स्टार्ट हुए ना, आईएनए ट्रायल्स मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स ऑफिसर्स, उनका कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तमाम तरह के चार्जेस उनके ऊपर लगे, केस चलना स्टार्ट हुआ, तब देश में पता लगा कि किस प्रकार से ये इंडियन नेशनल आर्मी मोबिलाइज हुई थी और इन्होंने कितना बहादुरी से प्रयास किया देश से ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने का। तो बाद में उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान, इन सब के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो किस प्रकार से इन अलग अलग 3 धर्मों के जो ऑफिसर्स थे इनका ट्रायल चला। तो बहुत सहानुभूति देश में इकट्ठा हुई, लोगों ने बहुत डोनेशन किया केसेस को लड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। क्योंकि देखो लोगों को ना एक चीज क्लियर थी, जिस भी सोल्जर ने आईएनए को ज्वाइन किया था ना, वो पेट्रियोटिज्म की वजह से किया था,
उस पर्सन को देश से प्यार था, तभी उसने आईएनए को ज्वाइन किया था। ऐसे ही तो देखो अपनी कोई जान की बाजी नहीं लगाता है। और एक चीज और आपको बताऊं, इस आर्टिकल में कुछ ऐसी चीजें मतलब जानने को मिली जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। जैसे देखो, सोच के देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी में बोस ने जिन सोल्जर्स को मोबिलाइज किया वो तो देखो दूसरे देशों से किया था, सिंगापुर से, म्यांमार से, हमारे साउथ ईस्ट एशिया से। अब देखो उसमें से ना बहुत सारे सोल्जर्स तो ऐसे थे, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो कभी इंडिया में आए ही नहीं थे, उनका जन्म ही इंडिया से बाहर हुआ था, लेकिन वो भी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए इंडिया के लिए। उनका पेट्रियोटिज्म इतना ज्यादा था, आज तक वो देश में नहीं आए कभी, उनको पता ही नहीं देश में सिचुएशन कैसी है, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया देश को आजाद करवाने के लिए। तो ये सिर्फ पेट्रियोटिज्म ही तो था, और क्या था। तो ब्रिटिश सरकार को यह डर लग रहा था कि उस समय उनके पास जो ब्रिटिश आर्मी थी ना इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया आर्मी, उनके जवानों में अगर फीलिंग्स, जो कि देखो उस समय बहुत हावी हो चुकी थी कि इन सोल्जर्स के साथ गलत हो रहा है, आईएनए के वो सोल्जर्स जिनके खिलाफ केस चल रहा था ये हमारे ही साथी हैं। तो देखो ये भावना जब ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स में आना स्टार्ट हो गई ना, तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब इंडिया के ऊपर में रूल करना आसान नहीं है, क्योंकि देखो वो सिर्फ फोर्स की सहायता से ही तो रूल कर रहे थे, और जब ब्रिटिश इंडिया आर्मी भी उनका साथ नहीं देगी तो कैसे वो देश के ऊपर रूल कर सकते हैं। तभी उन्होंने सोच लिया था कि पावर तो अब ट्रांसफर करनी ही है इंडिया को। मतलब यूं नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक मूवमेंट वही था, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं वो ब्रिटिशर्स के मन में बैठ गई थी कि अब इंडिया के ऊपर रूल करना आसान नहीं है। नेताजी की स्ट्रेटजी देखो ये थी, इम्फाल को कैप्चर कर लेते हैं जो कि मणिपुर में है। अगर एक बार इम्फाल को कैप्चर कर लिया ना, तो ब्रिटिश इंडिया की जो डिविजन्स वहां पे हारेंगी ना आर्मी की, तो उनके जवान भी हमारा ही साथ देंगे। नेताजी इस बात को लेकर श्योर थे, तो उन्होंने खुद से ना 3 डिविजन्स रेज की थी सोल्जर्स की, और उनको पता था कि एक बार इम्फाल को कैप्चर कर लिया, जो डिविजन्स वहां पे हारेंगे ना ब्रिटिश इंडिया की आर्मी की, फिर वो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो जाएंगी। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी फोर्स होगी जो कि ब्रिटिश इंडिया की आर्मी को हरा सकेगी। नेताजी को देखो यह भी पता था कि जापान जो है वो वार लूज कर रहा है और हमारे पास लंबा वक्त नहीं है, तो इसीलिए वो इम्फाल को जल्द से जल्द कैप्चर करना चाहते थे। और देखो जब बिल्कुल वो नज़दीक थे ना इम्फाल के, तो पूरे दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो आईएनए के सामने सरेंडर कर सकते हैं। बट देखो आईएनए को ना रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता थी, लेकिन वो कभी नहीं आई, और इसका नतीजा ये निकला कि इम्फाल को कैप्चर नहीं किया जा सका था आईएनए के द्वारा। वुमन को लेकर काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव रुख था सुभाष चंद्र बोस का। जब वो सिंगापुर में पहुंचे 2 जुलाई 1943 को, तो 3 जुलाई को ना एक बहुत लंबी मीटिंग चली, उसमें यह डिसाइड किया गया था कि इंडियन वुमन पावर को मोबिलाइज किया जाएगा। तो 12 जुलाई को लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में एक रानी झांसी रेजिमेंट को रेज करने का प्लान किया गया था। मतलब अलग से एक वुमेन रेजिमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में, उसका नाम होगा रानी झांसी रेजिमेंट। और देखो ये रेजिमेंट ना लड़ने के लिए थी। आज़ादी के बाद महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में कॉम्बैट यूनिट में शामिल होने के लिए, वो आपको भी पता है। अक्सर हम आर्टिकल डिस्कस करते रहते हैं कि कोर्ट में केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आर्मी महिलाओं को कॉम्बैट यूनिट में भी शामिल करे। तो इतने प्रोग्रेसिव थे महिलाओं को लेके नेताजी। मेन चैलेंज देखो सबसे बड़ा यही था कि फाइटिंग सर्विसेज के लिए इंडियन वुमेन को रिक्रूट करना और ट्रेन करना एज ए इन्फेंट्री सोल्जर्स। ऐसा देखो कभी भी आज़ादी के संघर्ष में नहीं सोचा गया था। तो शुरुआत में रानी झांसी रेजिमेंट जो थी वो 500 वुमेन वॉलंटियर के साथ स्टार्ट हुई थी सिंगापुर में, जिसमें से 30 को सिलेक्ट किया गया था कि आपको ऑफिसर ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो फिट नहीं पाई गई थी लड़ने के लिए उनको नर्सिंग कोर्प्स में शामिल किया गया था। जब देखो कोर्स खत्म हुआ तो इस रेजिमेंट को भेजा गया बर्मा में, रंगून में, और धीरे धीरे नंबर भी बढ़ गए थे। शुरुआत में सिर्फ 500 वुमेन वॉलंटियर थी, लेकिन जैसे रंगून में भेजा गया तो 1500 वुमेन वॉलंटियर्स शामिल थी इस रेजिमेंट में, जिसमें 1000 तो फाइटिंग यूनिट में थी। लेकिन देखो प्लान ये था इनको भेजा जाएगा रंगून से आगे मेमयो बेस पर, जो इम्फाल के काफी नजदीक था। इंटेंशन ये थी कि बाद में यहां से इनको इंडिया में भेजा जाए,
लेकिन तब तक देखो आईएनए को काफ़ी बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा और रानी झांसी रेजिमेंट इनको भी वापस बुलाना पड़ा। इसके बाद देखो 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद भी फॉर्म की गई थी। और देखो ब्रिटिश सरकार ना इस प्रकार से ना पोर्ट्रे कर दे कि जापान जो है वो ऑक्युपाइंग फोर्स है और इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो एज ए ट्रेटर का काम कर रही है, गद्दार के तौर पे जो ऑक्युपाइंग फोर्स है उसके साथ मिलकर काम कर रही है। ब्रिटिश सरकार ऐसा ना पोर्ट्रे कर दे, इस वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ना उसको नेताजी ने बोला ये जापान से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसका जापान से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनी थी ना, इसके लिए देखो खास करके साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियंस रह रहे थे ना उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। गरीब लोगों ने, उन्होंने बहुत से लोग तो ऐसे थे उन्होंने अपना सब कुछ डोनेट कर दिया आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के लिए। बदले में ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी इन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया था टिल 24 जून 1945। एक जो एक्ट बनाया गया था सबसे पहले एक्ट्स में से आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के द्वारा, वो था डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट ब्रिटेन एंड अमेरिका। तो इस प्रकार से देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सी ऐसी बातें हमें जानने को मिली आईएनए के बारे में, नेताजी के बारे में, जो अक्सर स्पेक्ट्रम या फिर दूसरी यूपीएससी की बुक्स जो हम पढ़ते हैं ना उसमें नहीं देखने को मिलती। तो ये भी एहसास हुआ किस प्रकार से आईएनए का गठन करना, वो भी एक विदेशी धरती पर, अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था जिसको कर दिखाया गया नेताजी के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली आईएनए जीत तो नहीं इसकी, लेकिन बावजूद इसके अपने आप में ये जो पेट्रियोटिज्म है ना उनका प्रेरणा का स्रोत है लाखों इंडियंस के लिए। देखो वैसे नेताजी और महात्मा गांधी दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस विचारों के काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत थी। मतलब दोनों को लगता था कि देश के प्रति दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा है, विचारों में डिफरेंसेस हैं। इसलिए नेताजी ने महात्मा गांधी को एक बार कहा था फादर ऑफ द नेशन, और महात्मा गांधी ने भी एक बार सुभाष चंद्र बोस को कहा था प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स, यानी जो पैट्रियट्स हैं उनमें उनके प्रिंस हैं नेताजी। तो ये दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो एनर्जी पॉवर्टी के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो हाल ही में जर्मनी में जब G7 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एनर्जी सिक्योरिटी का इशू रेज किया। उन्होंने कहा वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना, खास करके ग्लोबल साउथ में रहने वाले लोग, जैसे ये ग्लोब है, ऊपर के जो नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं ना वो डेवलप कंट्रीज में आते हैं, नीचे के लोगों को बिना एनर्जी की इक्वल एक्सेस अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें देखो बहुत सारे इशू हैं। जब हम एनर्जी पॉवर्टी की बात करते हैं ना, इसमें मुख्यतः दो एस्पेक्ट्स आते हैं। एक तो एनर्जी अफोर्डेबिलिटी और दूसरी एनर्जी एक्सेसिबिलिटी। एनर्जी एक्सेसिबिलिटी मतलब देखो अब मान लीजिए देश के रिमोट एरियाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वहां पे बिजली पहुंची ही नहीं है, तो एनर्जी को वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एनर्जी पॉवर्टी है। दूसरा देखो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे एनर्जी पहुंच गई है लेकिन बिजली इतनी महंगी है कि गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पे इशू एनर्जी अफोर्डेबिलिटी का है। दोनों केसेस में जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं क्या? एनर्जी पॉवर्टी। अब तो देखो यूक्रेन वार के कारण आपको पता है बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं यूरोप के एरियाज में भी एनर्जी के, तो वहाँ पे भी कुछ लोग एनर्जी को एक्सेस करने में कठिनाई का सामना करेंगे। ये कुछ और रीजन्स है एनर्जी पॉवर्टी के, जैसे देखो इकोनॉमिक रीजन्स, किसी देश में गरीबी है तो वो लोग फिर एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल रीजन्स, जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। नेक्स्ट है नेचुरल रीजन्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे देखो हिली एरियाज में आपको एनर्जी के अलग तरह के रिसोर्सेज मिलेंगे, वहाँ पे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोल वगैरह तो वहाँ पे अवेलेबल होता नहीं है। नेक्स्ट गवर्नेंस रीजन से कई बार ना पावर सेक्टर ना इनएफिशिएंसी का शिकार होता है, जैसे हमारे देश में देख लीजिए डिस्कॉम्स बहुत ज़्यादा लॉसेस का शिकार हैं, वो तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर देती है। अगर गवर्नमेंट ना सपोर्ट करती तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज है ना वो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर ही ना पाती घाटे की वजह से। कुछ दूसरे रीजन्स जैसे देखो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, ये जियो पॉलिटिकल रीजन्स हैं जिसकी वजह से एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं और एनर्जी पॉवर्टी का शिकार लोग हो रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होता है एनर्जी पॉवर्टी का? इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बिजली नहीं होगी तो देखो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है जाहिर तौर पर प्रभावित होगा। बिजली नहीं होगी तो कितने कामकाज ठप हो जाते हैं,
लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बिजली अगर रेगुलर नहीं रहती। पाकिस्तान का कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है, वहां पे ना पावर कट काफी ज्यादा लगते हैं, इस वजह से वहां की इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ इंपैक्ट। अब देखो जैसे एलपीजी वगैरह नहीं है, एनर्जी के दूसरे सोर्सेज नहीं है खाना बनाने के लिए, तो घर में फिर लकड़ी जलाकर या फिर गोबर के उपले जलाकर खाना बनाया जाता है, उससे बहुत पोल्यूशन होता है, और उस पोल्यूशन का, इंडोर पोल्यूशन का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बच्चों पर, मदर पर खास करके। इन्वायरमेंट इंपैक्ट, एनर्जी पॉवर्टी की वजह से एमिशंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिस क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होगा अगर एमिशंस ज़्यादा होगा हार्मफुल गैसेस का। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंपैक्ट। पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होता है एनर्जी पॉवर्टी का, जैसे फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट देखने को मिली थी, और जिन लोगों ने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया था ना, उनकी सबसे मेन शिकायत ये थी राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, यानी फ्यूल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। खास करके देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज है ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं इस एनर्जी पॉवर्टी की वजह से। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस इन एड्रेसिंग द एनर्जी पॉवर्टी, सबसे बड़ा चैलेंज है जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज। जैसे देखो ओपेक में जो देश आते हैं ना, जैसे वेस्ट एशिया के देश हैं, इनका तो फायदा है जब एनर्जी के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि इन देशों में ऑयल ज़्यादा मिलता है और ये ऑयल बेच के काफ़ी पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट, अंडर इन्वेस्टमेंट इन फोसिल फ्यूल्स। अब देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फोसिल फ्यूल्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है विभिन्न देशों के द्वारा, क्योंकि फोसिल फ्यूल से एमिशन ज़्यादा होता है, तो ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है। अब वो देश जो गरीब हैं वो तो देखो ग्रीन एनर्जी को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ना, दिक्कत ये उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट, टाइटेंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। इन्वायरमेंट रेगुलेशंस के टाइट होने की वजह से भी एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखो एमिशंस को तो वैसे सबको ही कम करना है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है ना, अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका हिस्टोरिकली कम कंट्रीब्यूशन रहा है क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल एमिशंस में। पहले तो देखो जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप के देश या फिर यूएसए, इनकी वजह से ज़्यादा एमिशन हुआ है ना, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज का सामना आज का वर्ल्ड कर रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज की शिकायत ये है, भैया अभी तो हमारी बारी आई है डेवलप होने की, और अभी आप रोक रहे हो हमें एमिशंस करने से, इससे तो हमारी डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा ना। नेक्स्ट है डोमेस्टिक चैलेंजेस इन एड्रेसिंग एनर्जी पॉवर्टी। जैसे देखो इंडिया की ना इंपोर्ट पर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, ऑयल के लिए, कोल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स उतना तेज़ी से नहीं आ रहे हैं जितना तेज़ी से आने चाहिए। इन्वेस्टमेंट संबंधित इश्यूज हैं हमारे देश में, आज भी रिमोट एरियाज हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। और सबसे लास्ट में एनर्जी पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अगर देखो एनर्जी पॉवर्टी को मतलब बिल्कुल बोल्ड तरीके से एड्रेस करें तो फिर एमिशंस ज़्यादा हो जाता है, फिर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ एनर्जी पॉवर्टी, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज। बात करें सरकार ने क्या कदम उठाए हैं एनर्जी पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य। इसका मकसद था वो हाउस होल्ड्स जो अभी तक अनइलेक्ट्रीफाइड हैं उनको एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करना। उसके बाद बचत लैंप योजना, इसका मकसद ये था एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग को प्रमोट करना बाय गिविंग द सोलर स्टडी लैंप्स टू पीपल। इसके बाद नेक्स्ट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड डिक्लेरेशन। इसका मकसद ये था पूरे वर्ल्ड में एक क्लीन एनर्जी ग्रिड डेवलप करने में मदद करना। नेक्स्ट, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका मकसद ये था किसानों को एनर्जी सिक्योरिटी में मदद करना और टोटल जो एनर्जी यूज होता है ना देश में, उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना। सबसे लास्ट में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टैब्लिश किया था। तो ये हमने सरकार के कदमों के बारे में जाना। अब वे फॉरवर्ड में लिखना हो तो क्या लिखोगे? प्रॉब्लम्स आपको पता है, देखो समाधान आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे वेस्ट एशिया के कंट्रीज, उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है ना, जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो सभी देश मिल के किसी प्रकार का कोई बेसिक एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी साइन कर सकते हैं। जैसा हमने फर्स्ट आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि हर पर्सन को आज के समय में एनर्जी की एक्सेस उपलब्ध होना जरूरी है, तो इसके लिए कोई ना कोई कन्वेंशन, ट्रीटी वगैरह साइन की जा सकती है। नेक्स्ट, ज़्यादा R&D होनी चाहिए ताकि ग्रीन एनर्जी ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो और लो इनकम कंट्रीज या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी
ग्रीन एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, रिन्यूएबल सोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। स्मार्ट अप्लायंसेज उपलब्ध होने चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जिससे बिजली की बचत की जा सके। वल्नरेबल सेक्शंस को खास करके विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा और इंडिया के केस में हमारी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाए कि वो एनर्जी को आसानी से एक्सेस कर सकें, क्योंकि आज के समय में देखो, अगर इवन पढ़ाई प्राप्त करनी है, कोई भी बेसिक से बेसिक चीज़ करनी है, एनर्जी तो होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, दूसरा फ्यूल नहीं होगा खाना बनाने के लिए, तो फिर तमाम तरह की प्रॉब्लम वो परिवार फेस करता है जो एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एनर्जी पॉवर्टी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।